मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं जयपुर से डॉक्टर तृप्ति विजयवर्गीय एसोसिएशन सुबोध पीजी ऑटोनॉमस कॉलेज से आपको यूट्यूब चैनल पर वेलकम करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है और साथ में शेयर और लाइक भी किया है। नहीं किया है तो अब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि कि नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके अलर्ट बॉक्स में आ जाए। राइट, अब आगे बढ़ते हैं। आज हम इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट का लगभग लास्ट टॉपिक पर आ गए हैं। किस तरीके से इंडस्ट्रियल जो मैनेजमेंट को हमने शुरू से लेकर के यहाँ तक लेके आए हैं उसको आपने पूरे पिछले वीडियोस में देखा है। अगर नहीं देखा है तो सारा प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। हर एक चीज़ का टॉपिक मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिया है। राइट, चैनल पे प्लेलिस्ट होती है, उसमें जाके देखेगा आपको सारे लॉज, सारे एक्ट, सारे जो इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट के हैं वो सब चीज़ें आपको बाकायदा कैटेगराइजेशन में मिल जाएंगी। आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं आएगी। राइट, अब आगे बढ़ते हैं। हम आज बात कर रहे हैं एनर्जी सोर्सेज की, क्योंकि हम इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं तो इंडस्ट्री में पावर और एनर्जी की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है। राइट, तो किस तरीके से इसके एनर्जी के सोर्सेज क्या होते हैं? बहुत सारे होते हैं। हम कहते हैं जनरली कि बिना बिजली के अगर एक बिजली में जरा भी इंटरप्शन आ जाता है तो एक फैक्ट्री में करोड़ों का नुकसान हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की वजह से या फ्यूल की वजह से वहाँ पे सारा प्रोडक्शन ठप हो जाता है, मशीनरी रुक जाती है, काम सारा बंद हो जाता है। इस वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो ज़रा बात करते हैं कि एनर्जी का सोर्स क्या होता है। इंडस्ट्रीज में केवल बिजली एनर्जी का सोर्स नहीं होता, बहुत सारे सोर्सेज होते हैं। जरा देखें क्या क्या है। तो सबसे पहले जब सोर्स की बात कर रहे हैं उससे पहले हमें ये समझ में आना चाहिए कि एनर्जी होती क्या है। तो देखो, एनर्जी होती है एक कैपेसिटी होती है एक फिजिकल सिस्टम की, ताकि कि हम काम को कर सकें। यानी एनर्जी इज द कैपेसिटी ऑफ अ फिजिकल सिस्टम टू परफॉर्म अ वर्क। आज हमारी बॉडी है, हम एक फिजिकल ह्यूमन बीइंग है। अगर हमारे शरीर में एनर्जी नहीं होती तो हम स्वस्थ नहीं नजर आते। तो किसी भी काम को करने के लिए वी नीड अ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी। अगर एनर्जी में कमी होती है तो आप देख लीजिए कि हम ज़्यादा अच्छे ज़ील से, ज़्यादा एनर्जी से काम नहीं कर सकते। और यही चीज़ बच्चों में उल्टी होती है। बच्चों में बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, हमें सिर्फ उस एनर्जी को सही फोकस करना होता है। ठीक है, तो यही बात है एनर्जी की कि एनर्जी किसी भी काम को करने की क्षमता है। ठीक है, अब ये कहता है एनर्जी बहुत सारे फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। केवल एक दो फॉर्म नहीं है, बहुत सारे तरीकों में, रूपों में एग्जिस्ट करती है। अगर बात करें कि किस किस फॉर्म में करती है तो देखो, जैसे हीट हो सकता है, काइनेटिक एनर्जी होती है, मैकेनिकल एनर्जी होती है, लाइट है, पोटेंशियल एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल है, या कोई दूसरी फॉर्म्स हैं, वो सब है। हमने 6th-7th क्लास में ही पढ़ लिया था एनर्जी किस तरह से, वर्क एनर्जी फोर्स पढ़ा है हमने साइंस में चैप्टर। तो आपको मालूम है कि एनर्जी किस तरीके से किसी भी काम को परफॉर्म करने के लिए, वर्क को कंप्लीट करने के लिए, फोर्स लगवाने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो एनर्जी काइनेटिक, पोटेंशियल, मैकेनिकल, बहुत सारे फॉर्म्स में है। मगर अब हम यहाँ पे केवल इन्हीं फॉर्म को नहीं बल्कि बहुत सारे जो ट्रेडिशनल और मॉडर्न अप्रोचेस हैं, सोर्सेज हैं एनर्जी के, उन सबको भी यहाँ पे कवर करते हैं। तो अगर हम बात करें कि इसके सोर्सेज कैसे हैं और कितने हैं, तो हम ये कह सकते हैं सोर्सेज को हम मेनली दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 है कन्वेंशनल सोर्सेज। कन्वेंशनल का हिंदी में मतलब होता है पारंपरिक। ठीक है, ट्रेडिशनल। तो पारंपरिक सोर्सेज की बात कर रहे हैं जिनको अपन ने कहते हैं सामान्यता, यानी साधारण जो सोर्सेज होते हैं। जैसे इसके लिए खास बात है, जो कन्वेंशनल सोर्सेज होते हैं उनको हम ये कहते हैं विल नॉट लास्ट फॉर एवर, यानी अंत तक नहीं रहेंगे, हमेशा नहीं रहेंगे, कभी ना कभी खत्म हो जाएंगे। राइट, नॉन रिन्यूएबल भी बोलते हैं इनको। ठीक है, और ये फाइनाइट है, यानी ये अपने आप में एक सीमित है, इनफाइनाइट नहीं है। इनफाइनाइट का मतलब है असीमित, ये फाइनाइट है यानी सीमित है, एक समय बाद ये खत्म हो जाएंगे। और आगे ये कहता है इसका अगर फॉर्म की बात करें तो जैसे नेचुरल गैस है, जो क्रूड नेचुरल गैस होती है उसको CNG कहते हैं, कोल है यानी कोयला है, पेट्रोलियम जिसको अपन ने पेट्रोल कहा है, ये सब फाइनाइट फॉर्म में है और ये सब कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है। ठीक है, इनके बारे में भी बताएंगे। थोड़ा सा इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी कहते हैं जिनको हम मॉडर्न अप्रोच कह रहे हैं या नॉन ट्रेडिशनल अप्रोच कहते हैं। ठीक है, इनको हम नया बना सकते हैं और बना सकते हैं। तो ये कहता है अनलिमिटेड सप्लाई। अपने आप में ही समझ में आ रहा है कि इसकी सप्लाई जो है अनलिमिटेड है, असीमित है। ठीक है, इट कम्स फ्रॉम नेचर।
नेचुरल सोर्सेज से आ रही है ये, चाहे हवा हो, चाहे सूरज हो, चाहे पानी हो, चाहे धरती हो, बहुत सारे सोर्सेज हैं, समुद्र है। तो इस तरीके की जो चीजें हैं ये नेचर ने दी हुई है हमें, हमने नहीं समुद्र बनाया, हमने सूरज नहीं बनाया, या हमने हवा नहीं बनाई। तो इससे जो हमारे को एनर्जी मिल रही है, ऑल आर नेचुरल सोर्सेज, राइट। इन्हीं को कहा है हमने नॉन कन्वेंशनल, या ये कह सकते हैं रिन्यूएबल सोर्सेज। इसमें ये कहता है ऑल्टरनेटिव टू फॉसिल फ्यूल एंड न्यूक्लियर पावर। ये न्यूक्लियर पावर और फॉसिल फ्यूल के लिए वैकल्पिक तौर पर काम में ली जाती है, यानी विकल्प के तौर पर काम में ली जाती है। इनकी जगह पर रिन्यूएबल सोर्सेज को भी यूज किया जा सकता है, राइट। क्योंकि फॉसिल फ्यूल्स वगैरह जो है ये सब फाइनाइट है, कोयला वगैरह जो होता है, ये सब पेट्रोल जो है, ये सब फाइनाइट है। अब इसके ऑल्टरनेटिव में हम इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छी चीज़ें हैं, आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए, राइट। आगे बात करते हैं किस किस तरीके से हो सकती है। बायोमास, हमारे जो शरीर है उसमें से जितनी भी एनर्जी निकलती है वो, हाइड्रो यानी पानी, जियोथर्मल यानी धरती का जो उसमें गर्मी है उससे, सोलर यानी सन एनर्जी, टाइडल यानी जो नीप्स एंड टाइड्स आते हैं हमारे समुद्र के अंदर, उनको कहते हैं। वेव्स यानी लहरों में जो एनर्जी है उससे निकलती है। विंड यानी हवा, विंड मिल्स वगैरह आपने गाँवों में देखी और सुनी होंगी। ऐसे ही कहते हैं वुड, लकड़ी में भी एनर्जी है, तो हम लकड़ी को जला करके फ्यूल निकाल लेते हैं, तो फ्यूल के एज अ फ्यूल यूज करते हैं लकड़ी को। तो इस तरीके से ये सारी एनर्जी है। अब जरा बात करते हैं कि किस तरीके से इन्हें यूज किया जाता है, ठीक है। तो कन्वेंशनल के बारे में मैंने बताया, अब बात करते हैं इनके फॉर्म्स के बारे में बात कर रही हूँ। सबसे पहले है सीएनजी। सीएनजी क्या होता है? जैसे नेचुरल गैस है, ये क्या होती है? प्योर मिथेन, एक्चुअली प्योर मिथेन फॉर्म में होती है, और ये जब भी इसे रिफाइन किया जाता है उससे पहले ये प्योर मिथेन फॉर्म में होती है, उसके बाद इसका रिफाइनिंग किया जाता है और उससे अलग अलग चीज़ें निकाल ली जाती है। जैसे प्रोपेन निकाल लिया जाता है, ब्रोमीन निकाल लिया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह निकाला जाता है, इथेन निकाला जाता है, ठीक है। तो यानी प्योर जो फॉर्म है वो तो है मिथेन, उसके बाद इथेन, प्रोपेन, जो पेट्रोल वगैरह है वो सब निकाला जाता है, ठीक है। अब ये आगे एक बात करता है, इसके लिए बहुत अमाउंट में एनर्जी निकलती है। इससे नेचुरल गैस जो है, जो हमारी प्राकृतिक गैस है, उससे हमें बहुत सारे अमाउंट में एनर्जी मिलती है, लेकिन ये फाइनाइट है, ये ध्यान देने की बात है। ऐसे अगर कोयले की बात करें तो ये इसमें ये कहता है बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है जब इसे जलाया जाता है, और इसमें हाइड्रोकार्बन की डेंसिटी होती है, यानी हाइड्रोकार्बन से मिलकर बना हुआ होता है ये, और ये वो मटेरियल है जिसमें बहुत ज़्यादा डेंसिटी है हाइड्रोकार्बन की। ये कहता है ये डेड प्लांट से बनाया जाता है, जब ये एक के बाद एक प्रेशर में नीचे ज़मीन में दबते जाते हैं और उसकी लेयर बनती जाती है, तो जो प्रेशर होता है उससे ये कोल फॉर्म होता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये कहता है वो 4 तरह के कोयल होते हैं, कोयले जो है वो 4 तरीके के होते हैं। जैसे लिग्नाइट कोयल होता है, और ये कहता है सब्स्टिमिनस हो जाता है, बिटुमिनस हो सकता है, और ऑथेटिक साइड जो कोयला होता है वो भी होता है। जो जनरली हमारे बात करेंगे कि जो कोयले का जो जनरल फॉर्म हम याद बात करते हैं वो बिटुमिनस कोयल होता है, राइट। अब आगे की बात करते हैं, पेट्रोल की बात करें। ये पेट्रोल जो होता है वो कंप्रेशन होता है एनिमल्स और प्लांट का, जो कि हजारों साल धरती के नीचे दबते हैं, तब कहीं जाकर के पेट्रोल बनता है। और ये कहते हैं इसको ड्रिल किया जाता है, यानी कुएं बनाए जाते हैं, और उसके बाद उसको नीचे से निकाला जाता है, और ये जमीन में बहुत ही नीचे गहराई में होता है, तले तक में होता है। और इसको निकालने के लिए बहुत सारी मशीनरी, बहुत सारा एक कैपिटल इसमें इन्वेस्ट किया जाता है। उसके अलावा ये कहता है जब इस प्रोडक्ट को निकाला जाता है तो इसमें से बाय प्रोडक्ट्स जो निकलते हैं वो बहुत फॉर्म में निकलते हैं, जैसे गैसोलीन, हैवी फ्यूल ऑयल वगैरह, डीजल फ्यूल वगैरह, इससे बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, ये तो हमने बात कर ली थी जो हमारे कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है। अब इनसे क्या फ़ायदा होता है? देखो, सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और ये एनर्जी जो होती है बहुत ही आराम से हमें इंडस्ट्री को रन करने के लिए बहुत आराम से हमको इजी सोर्स अवेलेबल करा देती है। और ये कहता है जो इसकी कैपिटल कॉस्टिंग आती है वो आज के जो रिन्यूएबल सोर्सेज हैं उससे कहीं गुना कम है,
कहीं गुना कम है, तो इसीलिए इसको जनरली यूज़ किया जाता है। लेकिन अब इसकी अगर लिमिटेशन की बात करेंगे तो क्योंकि ये लिमिट में है, इनका जो फाइनाइट है, इनका जो अमाउंट है वो फाइनाइट है, इस वजह से हम कितना यूज़ करेंगे, तो हमें इसके ऑल्टरनेटिव तो ढूंढने ही पड़ने थे, तो हमने ऑल्टरनेटिव ढूंढ लिए हैं। मगर फ़ायदा इसका भी है और फ़ायदा जो रिन्यूएबल है उनका भी है। डिपेंड करता है हमारी क्या ज़रूरतें हैं और हमारे पास अवेलेबल जो रिसोर्सेज हैं उनके अबेंडेंट हमारे पास कितने अवेलेबल हैं, उस पर डिपेंड करता है कि हम कौन से सोर्सेज को यूज़ करेंगे, राइट। अब जरा बात करते हैं, थोड़ा सा लिमिटेशन की बात कर लेते हैं कन्वेंशनल सोर्सेज की। ये कहता है जैसे पेट्रोलियम है, गैस है या कोल है, ये नॉन रिन्यूएबल है और इस वजह से ये जल्दी ही ख़त्म हो जाएंगे। और इसके अलावा ये कहता है ये बहुत ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेस पर इफेक्ट डालते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह होता है, एटमॉस्फेयर में मिल जाती है, जिससे क्या होता है ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने का बहुत ज़्यादा खतरा हो जाता है। जितना जैसे अपन पेट्रोल खर्च कर रहे हैं उतना ही पोल्यूशन हो रहा है, जितना पोल्यूशन हो रहा है उतना ही ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उतना ही हमारा जो पॉल्यूटेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो ये इसकी एक लिमिटेशन है। एक तो खुद ही अपनी लिमिटेड अमाउंट में है, जो इसको अगर हमने नॉट रैशनल फॉर्म में अगर यूज़ कर लिया तो मान के चलिए हमारे एटमॉस्फेयर को बहुत ज़्यादा ख़राब करेंगे और ग्रीन हाउस इफेक्ट को बहुत एडवर्सली असर डालेंगे, राइट। इसके अलावा ये कहते हैं जितने भी और दूसरी इसके पॉल्यूटेंट्स हैं जैसे सल्फर है या नाइट्रोजन ऑक्साइड है, ये सीधा एसिड रेन को बुलावा देते हैं। और एसिड रेन का मतलब होता है एक ऐसी रेन जिसमें बहुत सारे एसिड्स, अम्ल वगैरह जो है वो मिले हुए होते हैं, जो कि बहुत ही हार्मफुल होती है ह्यूमन के लिए भी और जो जानवर वगैरह हैं और जो फसल वगैरह है उनके लिए भी। तो इसलिए ये कहता है जितना हम इसे तरीके से यूज़ करेंगे उतना ही अच्छा है। तो हमने इसकी लिमिटेशन भी पढ़ ली और इसकी हमने एडवांटेजेस भी पढ़ लिए। हमें दोनों चीज़ पता होनी चाहिए किसी भी चीज़ के बारे में। तो हमने अभी बात करी है कन्वेंशनल सोर्सेज की, इसके हमने एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों पढ़ लिए हैं। अब जरा बात करते हैं जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं, यानी जैसे बायोमास और टाइडल एनर्जी, सोलर एनर्जी वगैरह। तो ये कहते हैं वो चीज़ है जिसकी एक लिमिटेड सप्लाई नहीं है और ये बार 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 जनरेट किए जा सकते हैं, पैदा किए जा सकते हैं और इन्हें यूज़ किया जा सकता है। तो ये कहता है इसके आगे ये नेचुरल सोर्सेज से आते हैं, जैसे सनलाइट हो, विंड हो, रेन हो, टाइड्स है, जियोथर्मल हीट है और ये सब प्राकृतिक रूप से हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। इसके अलावा ये कहता है इट इज ऑल्टरनेटिव टू फॉसिल फ्यूल एंड न्यूक्लियर पावर। वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि न्यूक्लियर पावर और जो हमारे फॉसिल फ्यूल है उसका ऑल्टरनेटिव होता है। अब जरा बात करते हैं कि ये कितने किस किस एरिया में इसको ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। देखो, जब भी पावर जनरेशन की ज़रूरत पड़ती है, यानी हमें शक्ति का उत्पादन करना है, पावर जनरेट करनी है, तब हम हमेशा नेचुरल सोर्सेज को यूज़ करते हैं। उसके अलावा हॉट वाटर स्पेस हीटिंग होती है, जो जितना भी पानी गर्म करने का हिसाब किताब होता है स्पेस का, वो जितना होता है वो इसमें हम इसी को यूज़ करते हैं। ट्रांसपोर्ट फ्यूल्स जितने भी होते हैं उसमें हम इनको यूज़ करते हैं। ऐसे ही रूरल जो एरियाज़ होते हैं, एनर्जी सर्विसेज होती हैं, उसमें भी हम इन जो मॉडर्न अप्रोच है, सोर्सेज हैं एनर्जी के, उनको यूज़ करते हैं। अगर विंड एनर्जी की बात करते हैं तो जो एयर फ्लो होता है, जरा बात करते हैं विंड एनर्जी क्या है। तो विंड एनर्जी की बात कर रहे हैं, जैसे जो एयर फ्लो होता है उसको हम किस तरीके से सही दिशा में ले करके मशीनें फिट करके और टरबाइंस के ज़रिए में हम उसको उसकी एनर्जी को जनरेट कर लेते हैं। और इसके लिए ये कहता है 600 किलोवाट से 5 मिलियन वाट तक की एनर्जी हमें इससे यूज़ कर सकते हैं, बना सकते हैं। इसके अलावा ये कहता है बहुत ज़्यादा इससे मेगावाट की जो आउटपुट हमारे पास उत्पादन होता है उसका कमर्शियल यूज़ हो रहा है और इसकी वजह से हमारे जो फैक्ट्रीज़ में मशीनों की ताकत है, स्पीड इंक्रीज़ हो रही है, पावर आउटपुट जो है वो बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ हो रहा है। तो यानी कि विंड एनर्जी जो है वो हमारे लिए बहुत ही काम का सोर्स बन रही है। इसके अलावा ये कहता है जिन जगह पे बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं और लगातार हवाएं चलती है, जैसे जो समुद्र के किनारे होते हैं या हाई एल्टीट्यूड साइट्स होती हैं, वहाँ पर इसकी एक सही लोकेशन मानी गई है विंड मिल्स वगैरह लगाने की, है ना। और ये कहता है टिपिकल कैपेसिटी फैक्टर है इसका 20 से 40% इसका जो रेंज है पर्टिकुलरली फेवरेबल साइट्स के लिए माना जाता है। यानी यहाँ इस विंड मिल को लगा करके बहुत ज़्यादा एनर्जी को जनरेट किया जा सकता है और इसकी बहुत सारी मिल्स वगैरह लगाई जाती हैं, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा टेक्निकल एनर्जी सोर्सेस है और ये विश्वास किया जाता है कि जितना भी प्रोडक्शन किया जाता है उसका 40 गुना
हमारी इलेक्ट्रिसिटी डिमांड करती है, तो कम से कम ये कितना ज़्यादा उसको सप्लाई कर रहा है। और ये कहता है जो विंड टर्बाइंस वगैरह होते हैं वो इंस्टॉल किए जाते हैं बड़े बड़े इलाकों में, बड़ी बड़ी जगह पर इंस्टॉल किए जाते हैं, ताकि कि जितना भी हाई विंड्स आ रहे हैं, बहुत तेज़ी से जो हवाएं आती हैं जो समुद्र के किनारे पर होती हैं, उनसे वो करीब 90% उससे एनर्जी को वो निकाल लेते हैं, राइट, जनरेट कर लेते हैं। और इसमें जो ये टर्बाइंस होते हैं वो रेगुलर फॉर्म में इससे एनर्जी को जनरेट करते हैं, राइट। इसका पूरा एक टेक्निकल सिस्टम होता है। अब एक बात करते हैं, जब हमने हवा की बात कर ली तो हाइड्रो पावर की बात करते हैं। पानी में भी शक्ति है। आपने देखा होगा डैम्स बनाए जाते हैं और डैम्स से फिर बिजली बनाई जाती है, इससे बहुत ज़्यादा बिजली उत्पादन होता है। तो ये कहता है वाटर से किस तरीके से एनर्जी बनाई जाती है। इसमें बहुत सारी तरीके की एनर्जी होती है, जैसे माइक्रो हाइड्रो सिस्टम्स होते हैं और इसमें हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर वगैरह इंस्टॉल किया जाता है। इससे क्या होता है कि 100 किलोवाट की पावर भी उससे बन जाती है। उसके अलावा कहता है कि जो डैमलेस हाइड्रो सिस्टम्स होते हैं उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है और वो नदियों और समुद्रों वगैरह से निकाली जाती है। और जब डैम वगैरह लगाए जाते हैं तो उसमें अलग तरीके से मशीनें लगा करके और उनसे करंट पावर यूज़ किया जाता है। करंट का मतलब होता है समुद्र की जो लहरें होती है, वो ओशन करंट्स वगैरह होती हैं, उनसे इसका पावर जनरेट किया जाता है, राइट। अब बात करते हैं, जब हमने पानी की बात कर ली, हवा की बात कर ली, तो अब जरा सूरज की बात करते हैं, सोलर एनर्जी की बात करते हैं। आपने देखे होंगे सोलर पैनल्स लगे हुए होते हैं कई जगह पे, ताकि कि उससे जो सूरज की किरणें, जहाँ पे बहुत ही डेजर्टी जोन या बहुत ही डायरेक्ट सीधी किरणें आती हैं सूरज की, वहाँ पे सोलर पैनल्स के जरिए बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है और इससे बहुत ज़्यादा मुनाफा होता है, डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन हो जाता है। ये कहता है इट इज़ एनर्जी डिराइव्ड फ्रॉम द सन एंड थ्रू द फॉर्म ऑफ सोलर रेडिएशन। उसकी रेडिएशन से एनर्जी निकाली जाती है और ये इसके लिए क्या होता है, फोटोवोल्टिक और जो हीट इंजन्स होते हैं उनको यूज़ करके इससे एनर्जी जनरेट की जाती है। और इसके पैनल्स लगाए जाते हैं, इसमें सोलर कुकर है, सोलर हॉट वाटर है, हाई टेम्परेचर प्रोसेस हीट वगैरह है, इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस के लिए यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। अब ये कहता है इसकी जो टेक्नोलॉजी है वो ज़्यादातर जो है वो पैसिव सोलर या एक्टिव सोलर डिपेंडिंग करती है, जहाँ पे बहुत अच्छी सूरज की किरणें या गर्मी पड़ती है। इसमें थर्मल्स लगाए जाते हैं और बिल्डिंग के ऊपर की पैनल लगाए जाते हैं, जिससे कि बहुत तेज़ी से सूरज की किरणें आए और वो उसको उसकी एनर्जी को कन्वर्ट कर लेती हैं, ठीक है, और सर्कुलेट भी कर देती है उसको, ताकि कि उसी बिल्डिंग में जो बिजली कंजम्पशन हो रहा था उसमें भी वो यूज़ हो सकती है। अब बात करते हैं बायोमास की, यानी प्लांट मटेरियल जो होता है उससे जो एनर्जी निकल रही है उससे कैसे निकल जाता है। तो ये कहता है दो मेन अप्रोच होती है बायोमास की। एक तो होता है ग्रोइंग प्लांट्स स्पेशली फॉर एनर्जी यूज, और दूसरा होता है यूजिंग द रिड्यूसेस फ्रॉम प्लांट्स दे आर यूज फॉर अदर थिंग्स। और ये कहता है बेस्ट अप्रोच जो कहते हैं रीजन टू रीजन वेरी करती है, जैसे क्लाइमेट कैसा है, सॉइल कैसा है, ज्योग्राफी कैसी है, उस पर डिपेंड करता है कि बायोमास एनर्जी हम किस तरीके से यूज़ करेंगे, ठीक बात है। अब आगे की बात करते हैं, बायोमास यानी जितना भी है हमारा प्लांट मटेरियल वगैरह उससे यूज बनने वाली है। अब है टाइडल एनर्जी। आपने देखा होगा समुद्र में जो ज्वार और भाटा आता है, ज्वार आता है तब पानी ऊपर चढ़ता है और भाटा जब आता है तो पानी नीचे उतरता है। इन दोनों ही टाइम पर उसमें बहुत एनर्जी होती है, तो उस एनर्जी को किस तरीके से यूज किया जाता है उसके लिए टाइडल एनर्जी होती है। ये अनलिमिटेड अनएग्जॉस्टिक जो सोर्स ऑफ एनर्जी है, और ये जो कच्छ की गल्फ है यानी खाड़ी है वहाँ पे इसे प्रेफरेबली सूट किया जाता है और बिल्डअप किया गया है इलेक्ट्रिसिटी, ताकि कि वहाँ से जो ज्वार और भाटे आ रहे हैं वहाँ पे इसकी एनर्जी को जनरेट किया जा सके। इसके लिए बाकायदा बड़े बड़े मशीनें और प्लांट्स लगाए जाते हैं, तब कहीं जाकर के इससे एनर्जी बनती है। ऐसे ही होता है बायोफ्यूल भी होता है, जिसको लिक्विड बायोफ्यूल होता है, फ्यूल होता है, जो कि यूजुअली आइदर बायो अल्कोहल सच एज बायो एथेनॉल और ऑयल जैसा होता है, या फिर ये कहता है जो बायोडीजल होता है वो कि वेजिटेबल ऑयल्स वगैरह और एनिमल फैट्स वगैरह के उससे या रिसाइकल्ड जो ग्रीजेस होती हैं उससे वो बनाया जाता है। और इससे जो बायोडीजल होता है वो भी यूज़ किया जाता है व्हीकल्स वगैरह में, चाहे वो प्योर फॉर्म में डाल लो चाहे उसमें उसको माइल्ड करके डालो। और इस तरीके से ये कहता है ट्रेन जो वगैरह होते हैं उनका भी ईजर जो फंक्शनिंग है उसमें भी इसका डीजल का बायोडीजल का यूज़ किया जाता है, ठीक है। ऐसे ही होता है जियोथर्मल एनर्जी होती है, यानी ज़मीन के अंदर भी हमारे एनर्जी है उसको भी यूज़ किया जाता है,
तो ये कहता है 3 तरह की एनर्जी होती है, जैसे डायस्ट्रीम, फ्लैश और बाइनरी। इन तीनों को भी हम अलग अलग तरीके से यूज कर लेते हैं। जैसे ये कहता है डायस्ट्रीम, जो ड्राई स्ट्रीम जो होती है वो प्लांट्स टेक स्ट्रीम आउट ऑफ द फीचर्स इन द ग्राउंड एंड यूज इट डायरेक्टली ड्राइव अ टरबाइन दैट स्पाइन्स अ जनरेटर। यानी जो सूखी होती है उसको प्लांट्स के जरिए ऐसे मशीनें वगैरह लगाई जाती हैं और सीधा टरबाइन्स में वो भेज दी जाती हैं। ऐसे फ्लैश प्लांट्स जो होते हैं उसमें हॉट वाटर यूज किया जाता है और उसका टेम्परेचर लगभग 200 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ऊपर रखा जाता है और वो जमीन पे लगाए जाते हैं ऐसे प्लांट्स। और वो ये अलाउ करते हैं कि जो धरती के अंदर की जो एनर्जी है उसको वो किस तरीके से खींच के और ऊपर लेके आते हैं। उसमें भी टरबाइन्स लगे हुए होते हैं। और बाइनरी जो प्लांट्स होते हैं उसमें हॉट वाटर फ्लो होता है और साथ में हीट का एक्सचेंज होता है, बॉइलिंग होता है, ऑर्गेनिक फ्लूइड्स वगैरह होते हैं, तब कहीं जाकर के टरबाइन्स के जरिए एनर्जी को यूज किया जाता है। ठीक है, तो जियोथर्मल एनर्जी जो होती है वो हमारे धरती में बहुत खूब सारी मात्रा में अवेलेबल है और हम उसको आराम से यूज कर सकते हैं, एंडलेस है, इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो अब ये सारी बात जब हमने कर ली तो अब इसकी भी जरा फायदे और नुकसान की बात कर लेते हैं। तो जरा फायदे की बात तो सब नजर आ ही रही है। ये कहता है कंसिस्टेंट फॉर्म में हमें इससे एनर्जी मिल रही है, चाहे वो सूरज की हो, धरती की हो, पानी की हो, हवा की हो, जो भी है हमें बहुत आराम से मिल रही है। और इससे एनर्जी जो मिल रही है वो बिल्कुल क्लीन मिल रही है, उसमें कोई पोल्यूशन नहीं है, ना कोई एयर का, ना कोई दूसरा ग्लोबल वार्मिंग का कोई डर नहीं है, इसलिए इससे बहुत फायदा है। और इससे ये कहता है कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन जो है वो रिड्यूस की जा सकती है और मेंटेनेंस भी प्लांट्स का बहुत कम होता है। ये तो हो गई इसकी फायदों की बात। थोड़ा सा इसके नुकसान की बात कर लेते हैं या सीमाओं की बात कर लेते हैं। तो ये कहता है अगर हम विंड एनर्जी की बात करें तो टर्बाइन्स आर एक्सपेंसिव, winds doesn't blow all the time so they have to part on a larger plan। ये कहते हैं कि अगर विंड एनर्जी की बात करें, विंड मिल्स इसको कहते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि हर टाइम ही हवाएं चलती रहे, लेकिन जब नहीं हवाएं चल रही होती हैं तो हमारी कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा बढ़ रही होती है, क्योंकि हम उस समय ऐसा तो है नहीं ना कि उसे हटा लो, वो प्लांट तो लगा है तो लगा ही है। ठीक है, तो ये कहने को कमी है, ये कोई कमी नहीं है। एक्चुअली हम ऐसे ही साइट्स का सिलेक्शन करते हैं जहाँ पे अच्छी वाली हवाएं चल रही होती है या अच्छे वाले ज्वार भाटा आ रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि हम थोड़े बहुत ज्वार भाटे में हम कोई नया प्लांट लगा देंगे। ये एक सिंपल सी बात है, लिमिटेशन निकालनी थी इसलिए हम निकाल रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। इसकी भी अपने बहुत सारे फायदे हैं। ठीक बात है। अब अगर बात करें कि दोनों की बात करें कि जो रिन्यूएबल सोर्सेज हैं और जो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज हैं वो किस तरीके से हमें फ़ायदा नुकसान की बात करते हैं, तो हम दोनों की फ़ायदे की बात करते हैं। देखो, जो रिन्यूएबल सोर्सेज हैं इनकी कंटिन्यूअस सप्लाई है, जबकि इनकी लिमिटेड सप्लाई है। पक्की बात है। ये कहता है इनको एक शॉर्ट पीरियड के बाद में कैन बी रिप्लेनिश्ड, उनको रिप्लेनिश्ड किया जा सकता है, जबकि ये कहता है एक लॉन्गर टाइम के बाद में ये फिर से जनरेट होंगे। ठीक है, इसको थोड़े ही समय में फिर से जनरेट किया जा सकता है। और इसमें ये कहता है मोस्ट ऑफ द सोर्सेज आर फेयरली नॉन पॉल्यूटिंग एंड अवेलेबल लोकली, हमें उसी इलाके में मिल जाता है, ज़्यादा कोई इधर उधर नहीं जाना पड़ता है। जबकि इसमें ये कहता है इससे पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ता है और ग्लोबल वार्मिंग का बहुत ज़्यादा खतरा है। राइट, तो इस तरीके से करके हमने एनर्जी सोर्सेज की बात कर ली। इसमें बहुत सारी बात हो गई है, चाहे हाइड्रोजन वाला मामला हो, चाहे हमारे हाइड्रो एनर्जी वाला मामला हो, चाहे सीएनजी का मामला हो, सारी चीज़ें इसमें अवेलेबल है। तो इंडस्ट्री को रन करने के लिए एनर्जी का कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है इस सोर्सेज ऑफ एनर्जी से हमें समझ में आ जाता है। इसीलिए इस पार्ट को हमें पढ़ना और समझना बहुत ज़रूरी है। पूरी उम्मीद करती हूँ आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ रेगुलर। थैंक यू।